बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि फिज़िक्स की एक ब्रांच है, बल्कि मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। याद रख लें, साइंस की ब्रांच फिज़िक्स है, फिज़िक्स की ब्रांच मैकेनिक्स है और मैकेनिक्स की ब्रांच काइनेमैटिक्स है। ठीक है जी, ये दो मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस थी आगे, एक काइनेटिक्स और एक काइनेमैटिक्स। काइनेटिक्स हमने पढ़ा था स्टडी ऑफ फोर्सेस, वो फोर्सेस जिनकी वजह से कोई मूवमेंट होती है। और काइनेमैटिक्स हमने पढ़ा कि स्टडी ऑफ मोशन, सिर्फ हरकत का मुताला आपने करना है, क्यों हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं, उन फोर्सेस को हमने डिस्कस नहीं करना। क्लियर हो गया? तो जिसमें फोर्सेस का जिक्र होगा वो काइनेटिक्स होगा, और जिसमें काइनेमैटिक्स का सिर्फ हरकत का जिक्र होगा, मोशन का जिक्र होगा, वो काइनेमैटिक्स के उसमें आएंगी, लिमिट्स में आएंगी। ओके जी, इसमें सिंपल सी छोटी छोटी डेफिनेशंस हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन की डेफिनेशन नहीं है, रेस्ट और मोशन को पढ़ने से पहले पोजीशन की डेफिनेशन आप लोगों ने जहन में रखनी है। पोजीशन की डेफिनेशन लिख लें। द लोकेशन ऑफ अ बॉडी इन स्पेस इज कॉल्ड द पोजीशन ऑफ अ बॉडी। लोकेशन याद रख लें कि कहीं पे भी आपने पहुंचना होता है तो गूगल में आप लोकेशन उसमें ऑन कर लेते हैं लोकेशन, ठीक है, और उस पे उस जगह के आसपास की चीज़ें भी आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं नक्शे के ऊपर। और आप कहते हैं कि फ़लाँ चौक पे फ़लाँ पेट्रोल पंप के पास ये स्कूल है, ये कॉलेज है, ठीक है। तो वो विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हवाले का एक मकाम होता है। फॉर एग्जांपल आपने अपने घर का एड्रेस बताना है किसी को, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि पोजीशन हम क्या, हमारी पोजीशन की डेफिनेशन किस तरह से बनती है। सबिया बच्चे, ये नेटवर्क का इशू होगा आपकी तरफ, बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है? ओके, तो घर का एड्रेस बताते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि जी मेरा घर जो हमारा एक विलेज है, उस विलेज के जुनूब की तरफ और जुनूब मशरिक की जानिब 500 मीटर के फासले पे गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहम्मद के साथ है, मशरिक की जानिब, ठीक है। तो मैंने एक किसी फिक्स मकाम का बताया या एक मशहूर जगह का बताया, उसके साथ फिर अपने घर को रिलेट किया कि इतने फासले पे मेरा घर है। ओके, तो ये होता है हवाले का मकाम, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो खैर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पोजीशन की डेफिनेशन हमने कैसे करनी है, किसी हवाले के मकाम से किसी दूसरी चीज़ का बयान करना। ठीक हो गया, जैसे आप एड्रेस बताते हैं तो इसकी डेफिनेशन है पोजीशन की, लोकेशन ऑफ अ बॉडी इन स्पेस विद हेल्प ऑफ पॉइंट ऑफ रेफरेंस या हवाले के मकाम, जो भी आप कह लें इसको। बहरहाल ये लोकेशन से रिलेट करता है। ओके जी, अब पोजीशन, अगर तो एक कोई एक चीज़ अपने सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन तब्दील कर रही है तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। और अगर कोई चीज़ अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन या अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही तो हम कहेंगे देन इट्स इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, पोजीशन दो तरह की हो सकती है, या तो रेस्ट की पोजीशन हो सकती है या फिर मोशन की हो सकती है। क्लियर? तो रेस्ट की डेफिनेशन की, अ बॉडी इज सेड टू बी एट द रेस्ट पोजीशन इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। याद रख लें, सराउंडिंग या इर्द गिर्द के लिहाज से कोई जिस्म अपनी जगह तब्दील करता है तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, रेस्ट की हालत में है, सॉरी जगह तब्दील नहीं करता। जैसे आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखें, टेबल अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही, ठीक है, चेयर तब्दील नहीं कर रही, कमरा अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा, तो ये क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट है। और अगर आप देखें कोई बिल्ली वहाँ पे फिर रही है, चूहा फिर रहा है, छिपकली फिर रही है, मक्खी फिर रही है, कोई एटसेट्रा, कोई पर्सन आपके सामने, बच्चा फिर रहा है, बड़े मूव कर रहे हैं, कोई जानवर वगैरह फिर रहे हैं, ठीक है, और कोई गाड़ी चल रही है वहाँ पे, वो आपके लिहाज से जगह तब्दील कर रही है मुसलसल, तो हम उसको कहते हैं कि वो क्या है,
वो जिस्म मोशन की पोजीशन में, हाँ जी, वो मोशन की हालत में है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक्चुअली बाकी सबको आवाज़ आ रही है, कुछ लोगों का कोई नेटवर्क का इशू है शायद इस वजह से। ओके, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अगर ये नहीं भी आ रही आपको आवाज़ तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें आपको क्लियर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं जी टाइप्स ऑफ मोशन। याद रख लें, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। बेसिक टाइप ऑफ मोशन जो है वो 3 हैं। हरकत की मुख्तलिफ तरीक़ों से हरकत हो रही है। नंबर 1 है ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, और ट्रांसलेटरी की फिर आगे मज़ीद कुछ मोशन कुछ टाइप्स हैं। देन रोटेटरी मोशन है और फिर वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन आपने करनी है। इन ट्रांसलेटरी मोशन द बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। कि जब कोई जिस्म किसी एक सीधी लाइन में या कर्व में या घूमे बगैर हरकत करता है तो उस जिस्म को हम उस हरकत को हम कहते हैं कि ये क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है। ठीक है, अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन की एक खूबी ये है कि इसमें किसी जिस्म का, जो जिस्म हरकत कर रहा है ना, उस जिस्म का हर ज़रा वक्त के मसावी वक्फों में मसावी फासला तय करता है। यानी कि अगर मैं चल रहा हूँ एक सीधी लाइन में या कर्व में, तो मेरे पाँव 1 सेकंड में 1 मीटर फासला करते हैं, तो मेरे हाथ भी 1 सेकंड में 1 मीटर फासला तय करते हैं। मेरा सर भी 1 सेकंड में 1 मीटर फासला तय करेगा। मेरे जिस्म का हर पार्ट जो है वो 1 सेकंड में 1 मीटर का फासला ही करेगा। तो वक्त का वक्फा कितना हुआ? 1 मीटर, सॉरी 1 सेकंड। और जो टाइम 1 सेकंड हुआ, और जो फासला तय किया वो 1 मीटर। क्लियर है? अच्छा जी, अब हम ट्रांसलेटरी मोशन को मुख्तलिफ तरीक़ों से देखते हैं कि ट्रांसलेटरी लीनियर मोशन, कर्वीलीनियर और रैंडम मोशन, ये 3 टाइप्स हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। तो अगर कोई जिस्म बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हरकत कर रहा है उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन की स्पोर्ट्स में एग्जांपल अगर आप दें तो कौन सी होगी? 100 मीटर रेस, उसमें क्या, स्प्रिंट रेस तो 400 मीटर तक की होती है, सिर्फ 100 मीटर रेस जो कि एक सीधी लाइन में होती है, मोशन ऑफ एथलीट इन 100 मीटर रेस। 100 मीटर रेस में एक पूरा एथलीट जो है सीधी लाइन में भागता है, ये इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद है जी कर्वीलीनियर। कर्वीलीनियर क्या होता है? कर्व हम कहते हैं जैसे कि कोई एक जिस्म एज ए होल मूव कर रहा है और वो थोड़ा सा कर्व्ड पाथ बना के जा रहा है। जैसे कि आप शॉर्टपट, डिस्कस, जेवलिन, हैमर थ्रो करते हैं, या लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप या हाई जंप या पोल वाल्ट में आप पैराबोला बनाते हुए जाते हैं, एक कर्व्ड पाथ में एक जिस्म हरकत कर रहा होता है। तो ये स्पोर्ट्स की, एथलेटिक की सारी आप एग्जांपल इसमें दे सकते हैं। तो ये मोशन कौन सी होगी? कर्व में, कर्वीलीनियर। अच्छा, इसमें जिस्म जाता सीधी लाइन में है लेकिन थोड़ा सा कर्व बना के जाता है। हाँ जी, मैंने वो सारी चीज़ें बताई हैं, शॉर्टपट, डिस्कस, जेवलिन, हैमर, ठीक है, ये या इवन के जंप्स वगैरह आ जाते हैं। जी जी, जंप में भी आप कह सकते हैं कि टेक ऑफ से पहले आप लीनियर मोशन है, और जब आप टेक ऑफ कर लेते हैं, हवा में होते हैं, तो उस वक्त क्या होगा? कर्वी लीनियर। ठीक हो गया? अच्छा, अब कर्वीलीनियर की जो दूसरी एग्जांपल्स हैं कि कर्व में, अच्छा ये कर्व, एक तो हमने जो स्पोर्ट्स में की ये वाली एग्जांपल दी, ये तो था कि एक जिस्म पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ठीक है, कॉस बनाता हुआ जा रहा है। अब अगर थोड़ा सा कोई एक जिस्म दायरे में हरकत कर रहा है, जैसे कि आप घुमाते हैं, शॉर्ट पर डिस्कस जेवलिन को आप रोटेट करते हैं अपनी बॉडी के गिर्द,
ठीक है, या ये खिलौना दी हुई है कार गाड़ी, ये मूव कर रही है अपने इस ट्रैक के ऊपर। 400 मीटर रेस में आप कह सकते हैं कि खिलाड़ी एक ट्रैक के गिर्द घूमता है, तो ये क्या है, कर्व पाथ में, पाथ जो उस याद रख लें, जिस जिस्म का जो रास्ता है, सड़क है जिस पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी है, कर्व में है, गुलाई में है, तो ये कर्वीलिनियर होगी। अगर स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में है, वो उस पर गाड़ी जा रही है, रॉकेट सीधा जा रहा है हवा में, ठीक है, ऊपर से नीचे चीज़ सीधी आ रही है, तो वो रेक्टिलिनियर है। अगर वो कोई कर्व पाथ में सफ़र कर रही है तो वो क्या होगा, कर्वीलिनियर। ठीक हो गया। अपने इर्द गिर्द आपने बहुत सारी एग्जांपल्स खुद देख लेनी है। 400 मीटर क्या होगा, कर्वीलिनियर, और 100 मीटर रेक्टिलिनियर। समझ आ गई बात? ओके जी। हाँ, लीनियर की दो टाइप्स है ना, एक है रेक्टिलिनियर और एक है कर्वीलिनियर। हाँ जी, रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेन जा रही है पटरी पे, वो कौन सी है, सीधी जा रही है, रेक्टिलिनियर। और अगर ट्रेन कहीं पे मुड़ रही है, कोई वो जो ट्रैक है ना, कहीं कहीं पे गुलाई भी आ जाती है, अगर वो कर्व में सफ़र कर रही है तो देन कर्वीलिनियर होगी। हाँ जी, अगर एक मोटरवे पे सीधी गाड़ी जा रही है, रेक्टिलिनियर, कहीं पे मोड़ आ जाता है, कर्वीलिनियर। 100 मीटर रेस में रेक्टिलिनियर, 200 मीटर या 400 मीटर में गुलाइयाँ कर रहे हैं, कर्वीलिनियर। ठीक हो गया। इसी तरह थ्रोज और जंप्स में ऊपर से नीचे एक कर्व बनाती हुई चीज़ आ जाती है, तो वो क्या होगी, कर्वीलिनियर। ठीक हो गया। लेकिन मिसाइल स्ट्रेट सीधा जाता है नीचे से ऊपर की तरफ, रॉकेट या मिसाइल पैराबोला नहीं बनाता 90 के एंगल पे, तो रेक्टिलिनियर। ऊपर से बिल्कुल चीज़ कोई आप फेंकते हैं और वो सीधी स्ट्रेट लाइन में नीचे आती है, रेक्टिलिनियर। समझ आ गई बात? अच्छा, तीसरी होती है रैंडम मोशन। ठीक है, रैंडम मोशन क्या होती है, बेतरतीब, बेतरतीब। ठीक है, कभी रेक्टिलिनियर, कभी कर्वीलिनियर। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि जो तितली है ना, बटरफ्लाई मूवमेंट, वो कभी लेफ़्ट राइट, भंवरों की मूवमेंट, ये छोटे मोटे ये शहद की मक्खी, भीड़, इस तरह के जो हशरात उड़ते फिर रहे होते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। ठीक है जी, तो इनकी मूवमेंट भी रैंडम मोशन होती है, कि किसी एक फिक्स लाइन के ऊपर नहीं होती है। अच्छा, हाँ जी, स्पोर्ट्स में एग्जांपल, बचपन में आप खेलते थे जी पकड़न पकड़ाई। ठीक है, उसमें क्या होता था कि अगर आपके पीछे कोई भाग रहा है बंदा, आपने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन में भागना है या साइड पे, अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है। डेफिनेटली आप हर पॉइंट के ऊपर जिग जैग भागेंगे। तो किसी भी जिस्म की जिग जैग मूवमेंट जो है वो आपकी क्या कहलाती है, रैंडम मोशन कहलाती है। ओके। उसके बाद है जी रोटेटरी मोशन। हाँ बिल्कुल, देखें कि डॉजिंग करते हुए मैं इसलिए थोड़ा सा गैप देता हूँ कि आप लोग खुद थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हों कि किस खेल में, जितने भी गेम्स हैं, कबड्डी हो गई या उसमें खिलाड़ी एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं, डॉज करा रहे होते हैं, हॉकी बॉल छीनने के लिए वो जिग जैग, फुटबॉल के लिए जिग जैग, रग्बी के लिए वो इधर उधर भाग रहे होते हैं। हर बॉल में, हर गेम में हो सकता है, जिग जैग मूवमेंट आप देख रहे होते हैं। हर गेम में खिलाड़ी स्ट्रेट लाइन में तो भागते नहीं है, वो इधर उधर लेफ्ट राइट भागते रहते हैं। ठीक है जी, ओके। देन आ जाता है जी रोटेटरी मोशन, रोटेट करना। स्पिनिंग मोशन, जब कोई जिस्म स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस के गिर्द, उसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। एक्सिस क्या है, व्हील का जो एक एक्सियल है, वो एक्सिस है, उसका सेंटर पॉइंट है, उस पॉइंट के गिर्द गाड़ी का व्हील, मोटरसाइकिल का, साइकिल का, उसी फिक्स पॉइंट एक्सिल के गिर्द घूम रहा है, ऐसा है ना। अच्छा, वो जो एक्सियल है ना, उस व्हील का इंटरनल एक्सिस है। तो रोटेटरी मोशन
दायरे में हरकत होती है, लेकिन अपने किसी फिक्स मकाम के इर्द गिर्द होता है, और वो फिक्स मकाम उसका इंटरनल हो सकता है, तो रोटेटरी मोशन अबाउट इट्स इंटरनल एक्सिस होगा। और अगर कोई उसका एक्सिस बैरूनी है, किसी और चीज़ के गिर्द तवाफ कर रही है, घूम रही है, तो उसको हम कहेंगे रोटेटरी मोशन अबाउट इट्स एक्सटर्नल एक्सिस। समझ आ गई बात। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। चलें जी, पंखा, सीलिंग फैन लगा हुआ है, वो अपने इंटरनल एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा है या एक्सटर्नल एक्सिस के गिर्द? गुड गुड, वो इंटरनल एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा है। लट्टू, ठीक है, बचपन में हम चलाते थे, उसको स्पिन करते थे, उसकी जो पिन बनी, हाँ जी, पिन बनी होती थी, उस पिन के गिर्द वो तेजी से स्पिन कर रहा होता है, वो इंटरनल एक्सिस के गिर्द है। लेकिन अगर आपने किसी ने वाकई लट्टू चलाया हुआ है, तो जब आप उसको स्पिन करवा रहे होते हैं, वो पिन के गिर्द तो डेफिनेटली तेजी के साथ मूव कर रहा है लेकिन हल्का सा वो एक सर्कल सा भी बना के चक्कर काट रहा होता है। वो जो चक्कर काट रहा होता है गुलाई में, और वो स्लो स्लो काट रहा होता है, वो उसका कोई अपना एक्सिस नहीं है, बल्कि दरमियान वो जो दायरा बना रहा है, वहाँ पे इमेजिनरी उसका कोई एक एक्सटर्नल एक्सिस के गिर्द घूम रहा है। ठीक है, तो वो डबल स्पिनिंग मूवमेंट जो है वो शो कर रहा होता है। रोटेटरी मोशन अबाउट इट्स इंटरनल एक्सिस भी है, अपनी पिन के गिर्द जो उसका कॉन्टैक्ट है, और फिर वो अपना इमेजिनरी एक एक्सिस बना रहा होता है, कि दायरा बना रहा होता है, और दरमियान में वो कोई सजेस्ट कर लेता है कि ये दरमियान में कोई चीज़ है, उस एक्सटर्नल एक्सिस के गिर्द भी मूव कर रहा होता है। ऐसा है? ओके जी। इस बिल्कुल सेम यही चीज़ हम एग्जांपल देते हैं अर्थ की। ठीक है, अर्थ क्या करती है कि अर्थ लट्टू की तरह अपने इंटरनल एक्सिस के गिर्द मूव कर रही है। ठीक है, वो एक दफ़ा वो चक्कर काटती है अपने इंटरनल एक्सिस के गिर्द, तो हमारा दिन और रात बनते हैं, यानी कि 24 घंटे में वो एक दफ़ा स्पिन कर लेती है, क्योंकि बहुत बड़ी है। तो सूर्य के गिर्द उसका जो एक पॉइंट है, दोबारा 24 घंटे में वो चक्कर काट के वापस उसके सामने आती है। तो इस तरह हमारे डे एंड नाइट्स बनते हैं। लेकिन सूर्य चूंकि एक अलग चीज़ है, ठीक है, उसका एक एक्सटर्नल एक्सिस है, तो वो सूरज से बहुत दूर है, और सूरज के गिर्द एक ख़ास दायरे में, ऑर्बिट में वो सफ़र तय कर रही है। वो सूरज ज़मीन के लिहाज से एक एक्सटर्नल एक्सिस है, तो सूरज के गिर्द भी ज़मीन मूव कर रही है, तो वो उसकी मूवमेंट है अबाउट एक्सटर्नल एक्सिस, रोटेशन अबाउट एन एक्सटर्नल एक्सिस है। ठीक है जी। और सूरज के गिर्द ज़मीन हमारी एक साल में एक चक्कर कंप्लीट करती है। ठीक हो गया। और ये बताए थे ना आपको, कितने दिन होते हैं एक साल में, कितने घंटे कितने दिन? हाँ जी, 364 दिन और 6 घंटे, और 4 साल बाद फिर 365 दिन आते हैं। यही वजह है कि जो एक इजाफी दिन बनता है, वो हम फरवरी के 28 दिन होते हैं, उसमें एक इजाफा कर देते हैं 29 दिन, और उस साल को हम कहते हैं लीप का साल। और उसी लीप के साल में हमारी ओलंपिक्स होती हैं। क्लियर? लीप आपने नाम नहीं सुना पड़े? LEAP, लीप, लीप ईयर इसको बोलते हैं जी। नहीं जी, 2023 में नहीं होगा। हर वो साल जो 4 पे तकसीम हो जाएगा, वो लीप का साल होगा। मैं बता रहा हूँ कि चौथा साल। ठीक है, तो हाँ, चौथा। अब 20 था, 20 4 पे तकसीम होता है ना, तो वो लीप ईयर था। 21 ने जी 21 नहीं होता, 22 भी नहीं होता 4 पे तकसीम। ठीक है, क्योंकि 7 3 21 8 3 24, तो 24 होगा। 23 तो वैसे नहीं 4 पे तकसीम होगा। जो साल 4 पे तकसीम हो जाएगा, और यही वजह है कि हमारी ओलंपिक्स भी इसी साल होती है ना, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स हमारी 21 में हुई, क्योंकि 20 में कोरोना था, इस वजह से वो लेट हुई, लेकिन कहा जाता है उसको टोक्यो ओलंपिक्स 2020। ठीक हो गया जी।
ये लट्टू की, फुटबॉल की, ये व्हील, एक्सेल और ये एग्जांपल दी हुई है इसकी। ओके जी, देन तीसरी हरकत की जो किस्म थी बड़ी, वो थी वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेट करना। ठीक है, कांपना। जब आप कांप रहे होते हैं तो फिर किस तरफ मूव कर रहे होते हैं आपके हाथ? लेफ्ट और राइट, एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, बचपन में हमने झूला झूला होता है, झूला झूला है ना बचपन में। अब भी कहीं पे हमें मौका मिल जाए, वो रस्सियों वाला झूला जो स्विंग कर रहा होता है, ठीक है, तो उसमें आप देखें कि दरमियान में वो झूला खड़ा होता है, लेकिन जब आप उस पर बैठते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं और फिर पीछे की तरफ मूव करते हैं, तो उस फिक्स पॉइंट के आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है जी, तो ये क्लॉक का पेंडुलम होता है। पेंडुलम वाला क्लॉक अगर किसी घर में हो, जो नीचे से वो लेफ्ट राइट मूव कर रहा होता है, अच्छा भी लगता है। और क्लॉक का जो पेंडुलम है, हाँ जी, ये शक्ल में भी दिखाया गया है। बच्चा झूले पे भी बैठा है, ये टू एंड फ्रो मोशन की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर शीशा के ऊपर जो बच्चे बैठे हैं पार्क में, ठीक है, तो ये भी एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे मूव कर रही है चीज़। तो उसके बाद है, ये कुछ एक्सरसाइज इन्होंने दी हुई है। व्हेन बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट, एक्सरसाइज जो कुछ आपने पढ़ा है उसकी एक्सरसाइज है। जब जिस्म कब रेस्ट की हालत में होगा? व्हेन द बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जब वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करेगा तो देन द बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट। ओके, उसके बाद है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी दैट इज एट रेस्ट एंड इज मोशन एट द सेम टाइम। हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस जिस्म की एग्जांपल दें जो कि एट अ टाइम रेस्ट की हालत में भी है और मोशन की हालत में भी है। शाबाश मिलेगी अगर कोई इसका जवाब देता है तो। आ रहा है किसी के माइंड में? जी जी। हाँ जी, मसलन गुड। हाँ जी, वेरी गुड, गुड गुड। हाँ जी, कि गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं आप, एक दूसरे के लिहाज से तो बैठे हुए हैं, सुकून में हैं, ठीक है, लेकिन बाहर से जो बंदा आपको देख रहा है उसके लिहाज से मुसलसल आप जगह तब्दील कर रहे हैं, तो आप उनके लिहाज से मोशन में हैं। ऐसी स्टेट को हम कहते हैं रिलेटिव मोशन या रिलेटिव पोजीशन, हम इसको कहते हैं। नंबर 3 पे जी जो कुछ आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। मेंशन 3 टाइप्स ऑफ मोशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है जी, इन तीने नीचे ये एग्जांपल दी गई हैं, इनमें से आपने बताना है कि कौन सी मूवमेंट है। बॉल मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ चीज हरकत कर रही है वर्टिकली, तो ये कौन सी मूवमेंट होगी? जल्दी बताएं जी। कौन सी लीन कौन सी लीनियर कौन सी लीनियर? रेक्टी जी जी, रेक्टिलीनियर होगी। ओके जी, चाइल्ड मूविंग डाउनवर्ड अ स्लाइड, स्लाइड से नीचे आ रहा है जिस बंदा, बच्चा सॉरी, तो स्लाइड से नीचे की मूवमेंट जो है सीधी लाइन में है, तो क्या होगी? रेक्टिलीनियर या कर्वीलीनियर? रेक्टिलीनियर या कर्वीलीनियर बताएं। रेक्टि जी, रेक्टिलीनियर। देखें एक सीधी लाइन है ना, कर्व तो नहीं है, सीधी लाइन में रेक्टिलीनियर होगी। अच्छा, मूवमेंट ऑफ अ प्लेयर इन द फुटबॉल ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड में उसकी क्या होगी? रेक्टिलीनियर कर्वीलीनियर? रैंडम होगी, कुछ रैंडम होगी जी। द फ्लाइट ऑफ अ बटरफ्लाई, रैंडम मोशन होगी ये भी। एथलीट रनिंग इन द सर्कुलर ट्रैक, 400 मीटर ट्रैक में दौड़ रहा है, वो क्या होगी? कर्वीलीनियर, कर्वीलीनियर, गुड। मोशन ऑफ अ व्हील, व्हील की हरकत क्या है? रोटेटरी नहीं, हर दफा लीनियर नहीं होगी, रोटेटरी।
रोटेटरी मोशन अबाउट इट्स इंटरनल एक्सिस, इंटरनल एक्सिस, ठीक है। अच्छा जी, मोशन ऑफ अ क्रेडल, पंघूड़ा, जो बचपन में आप छोटे थे 1 साल के बच्चे पंघूड़ा झूलते थे, तो वो क्या है मोशन जी? क्रैडल हाँ, जिसमें वो छोटा सा पंघूड़ा नहीं होता लोहे का बना हुआ फ्रेम में, वो उसमें लेट के बच्चे को आगे पीछे झुलाया जाता है, उसी को क्रैडल बोलते हैं ना। हाँ जी, तो जी टू एंड फ्रो तो वाइब्रेटरी मोशन है, ओके। इसी तरह के देखें ये एक्सरसाइज है, तो यही चीज़ें आ जाती हैं आपके पेपर में, तो बंदा कंफ्यूज आ जाता है कि ये पता नहीं कौन सी मूवमेंट है। तो डेफिनेशन तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, इर्द गिर्द हम देखते नहीं है, ख्याल नहीं करते कि ये अप्लाई कहाँ पे होगी। ओके जी, अब आ जाते हैं जी स्केलर्स एंड वेक्टर्स। हमारे आसपास जो क्वांटिटीज़ हैं वो कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसी मिकदारें जिनको उसके मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू के कितनी है उसकी, ठीक है, मिकदार कितनी है, उसके मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट से ज़ाहिर किया जाए, यानी कि हम कहते उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। जैसे कि मास है किसी चीज़ की कि 5 किलोग्राम चीनी, तो 5 जो है ये मैग्नीट्यूड है, 1 2 3 4 5 ये वैल्यू बता रही है चीनी की कि चीनी कितनी उसकी वैल्यू है, ठीक है। और किलोग्राम जो है वो चीनी मास का यूनिट है। 5 किलोग्राम चीनी, 2 लीटर पेट्रोल, 5 मीटर कपड़ा, 10 गज कपड़ा, या ठीक है 1 किलोमीटर फासला, तो ये क्या है? अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटीज हैं जी। हाँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट से, ठीक है। हाँ, तो इसके अलावा ये क्वांटिटीज़ कहलाती हैं जी कि स्केलर क्वांटिटीज़। और इन स्केलर क्वांटिटीज़ की जो आपके पास मिसालें चले आगे आएंगी, वैसे यही है कि वॉल्यूम लीटर में मेजर किया जाता है तो स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं। हम ये तो नहीं कहते ना कि 5 मीटर कपड़ा, सॉरी ये 5 मीटर को छोड़ दें आप, 5 किलोग्राम चीनी मशरक़ की जानिब, ऐसा होता है नहीं। या 2 लीटर पेट्रोल भाई जनूब की जानब डालना भाई, ऐसा होता है नहीं होता, ठीक है ना। इनके लिए सिमत की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। वक्त है, टाइम जी, 2 घंटे जनूब की जानब हो गया टाइम, ऐसा होता है नहीं, सिमत की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ऐसी मिकदारें जिनके लिए सिमत की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ उनकी यूनिट और मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। हाँ, फासला, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है कि जी गाड़ी जा रही है, ट्रेन जा रही है 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, तो किसी सिमत में जा रही होगी ना, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मशरक, मगरब, शुमाल, जनूब, किसी सिमत में तो जा रही है ना, तो उसको हम कहेंगे कि ये किसी डायरेक्शन में जा रही है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। उसके लिए मैग्नीट्यूड यानी कि 100 किलोमीटर ये मैग्नीट्यूड है, और किलोमीटर फी घंटा ये उसका यूनिट है, ठीक है। और मशरक़ या मगरिब, शुमाल, जनूब किसी जानब जा रही है तो वो एक डायरेक्शन है। तो ऐसी मिकदार हैं जिनको मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड उसका यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है कंप्लीट तौर पे उसको डिनोट करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए, तो ऐसी मिकदारें वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। नहीं, टार्क नहीं, रफ्तार, टार्क और चीज़ है, वो फोर्स के साथ है, वो भी पढ़ेंगे हम। ओके जी, उसके बाद फिर आप आ जाएं, ये पोजीशन आ गया। पोजीशन के बाद, पोजीशन की डेफिनेशन मैंने वैसे पहले बता दी थी, दोबारा इसको हम कर लेते हैं। द लोकेशन ऑफ अ बॉडी इन स्पेस, ठीक है, किसी जिस्म की जो लोकेशन है ना किसी हवाले के मकाम से, उसको हम कहते हैं ये उसकी पोजीशन है। और पोजीशन पे या उसके प्लेसमेंट आप कह लें उसको, तो डिस्प्लेस क्या होता है?
कि किसी जिस्म को उसकी जगह से हटा देना डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। या एक जिस्म अपनी जगह छोड़ के अपनी प्लेस छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाता है तो उसको हम कहते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे क्वांटिटीज हमने पढ़ी स्केलर और वेक्टर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। वैसे तो बज़ाहिर यही होता है कि फासला, ठीक है, एक फासला है और एक है हटाओ। उर्दू में अगर इसका हम करें, डिस्टेंस जो है वो फासले को कहते हैं, एक जनरल टर्म है। ये किसी सिमत में नहीं होता, गैर सिमती मिकदार यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसको मीटरों में मैयर किया जाता है या किलोमीटरों में मैयर किया जाता है। और डिस्प्लेसमेंट हटाओ होता है, ये सीधी लाइन में होता है और इसका भी यूनिट जो है वो मीटर होता है या सेंटीमीटर, किलोमीटर वगैरह वगैरह। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि आप 400 मीटर ट्रैक पे दौड़ रहे हैं। सबसे पहले आपने 100 मीटर रेस लगाई। 100 मीटर चूंकि सीधी लाइन में है, ये ज़रा एग्जांपल गौर से सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगी। 100 मीटर आपका जहां से स्टार्ट किया, जहां पे फिनिश किया, तो स्टार्ट और फिनिश के दरमियान टोटल फासला जो डिस्टेंस है वो भी 100 मीटर है। यानी कि आपने सीधी लाइन में फासला तय किया है। डिस्टेंस की डेफिनेशन है, लिखना चाहें तो लिख लें, आसान है, कि इब्तदाई मकाम से आखिरी मकाम तक कुल तय करदा फासला। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है कि इब्तदाई मकाम से आखिरी मकाम तक सीधी लाइन में कम से कम फासला डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब 100 मीटर के केस में डिस्टेंस भी सेम होगा और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, क्योंकि 100 मीटर सीधी लाइन में उसको कम नहीं किया जा सकता। अब आते हैं कि अगर आपने कर्व करके 200 मीटर का फासला तय किया है, तो अब अगर फासला तय करें, डिस्टेंस देखें, तो डिस्टेंस तो कुल डिस्टेंस जो आपने कवर किया है, फासला तय किया है, वो है 200 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर ये सीधी लाइन में करें तो फिर क्या होगा? इब्तदाई मकाम से आखिरी मकाम तक बिला लिहाज कम से कम फासला सीधी लाइन में, वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। हटाओ कितना हुआ है आपका? तो आप देखते हैं कि जी कर्व को हटा के जहाँ पे 200 मीटर की फिनिश लाइन है वहाँ से सीधी लाइन आप खींचें तो एक वितरी शक्ल में सीधी लाइन बनती है आपके स्टार्ट में। तो ये 200 मीटर से काफ़ी कम बनती है, ठीक है। 150 मीटर के करीब तकरीबन ये बनेगी, या 100 और 200 के दरमियान में किसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। समझ आ रही है भला बात? भाई देखें, आप घर से, मैं कैसे आपको बताऊं, स्कूल, घर से स्कूल जाते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपका स्कूल है आपके घर से कुछ फासले के ऊपर, आप जाते हैं 2-3 गलियां, कभी मशरक़ में, वहाँ से फिर शुमाल की जानिब मुड़ जाते हैं, फिर आप दोबारा से मगरिब की जानिब मुड़ जाते हैं, फिर शुमाल की जानिब, यानी कि ज़िग ज़ैग तौर पे कर करा के आप तकरीबन कोई 1 किलोमीटर का फासला तय करके आप पैदल स्कूल जाते हैं या गाड़ी पे, जैसे कैसे भी जाते हैं। बहरहाल आपको सिमतें चेंज करनी पड़ती हैं। तो आप सुई देखते हैं, मीटर देखते हैं कि आपका फासला एटलीस्ट 1 किलोमीटर हो चुका है, ठीक है। अब आप अपने कमरे की छत पे खड़े हो जाएं और स्कूल की छत पे खड़े हो जाएं, ठीक है। तो स्कूल से एक रस्सी फेंकें या कोई एक इमेजिन करें कि वहां से सीधी लाइन में घरों के ऊपर से आपके घर तक का कुल कम से कम तार खींचें या वो मीटर राड जो एक इंची टेप होती है, कोई इस तरह की मेजरिंग टेप, उससे फासला मैयर करें। तो क्या वो फासला कम होगा या ज्यादा होगा सीधी लाइन में घरों की छतों के ऊपर, ठीक है ना। तो मतलब कि जहां से आप चलें और जिधर पहुंचे हैं वहां से बिल्कुल सीधी लाइन में फासला जो है, और वो कम से कम फासला, वो क्या होगा? हटाओ होगा कि आप हटे कितने, अपनी जगह से डिस्प्लेस कितने हुए।
अपनी जगह से वहां तक डिस्प्लेस हुए हैं। ये आपका डिस्प्लेसमेंट, और इसकी डायरेक्शन होती है कि जी आप अपने घर से अपने स्कूल तक सिर्फ आधा किलोमीटर दूर हटे हैं, लेकिन वो दूर हटने के लिए आपने मुख्तलिफ गलियां इधर उधर तय की, वो कुल फासला है, डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट आपका वही है जो वहां तक आप स्कूल तक सीधी लाइन में खींचेंगे। आप समझ आ गई है? अच्छा जी, अब ट्रैक एंड फील्ड में 400 मीटर ट्रैक पे आ जाएं। अब 400 मीटर का फासला आपने तय किया है, आप सब लोग जरा गौर से कीजिएगा। 400 मीटर का फासला तय किया, यानी कि जहां से स्टार्ट किया था वापस भी फिनिश लाइन भी आपकी वही होगी। तो 400 मीटर रेस में आपका डिस्टेंस है 400 मीटर। कुल आपने फासला जो तय किया है, कवर किया है, वो 400 मीटर है। लेकिन आपका डिस्प्लेस कितना हुआ है? आपकी जगह डिस्प्लेस कितनी? हाँ जी, जीरो होगी डेफिनेटली। डेफिनेटली जहां से चले थे वहीं पे आके रुके हैं, तो फासला तो आपने, डिस्प्लेस तो कोई कुछ नहीं हुआ ना। ठीक है, आप इब्तदाई मकाम से आखिरी मकाम, इब्तदाई मकाम भी वही स्टार्ट लाइन है, फिनिश लाइन भी वही है। यानी कि फिजिक्स ये कहती है कि जो लोग ये ख़वातीन के हक़ में है, फिजिक्स जी ये कहती हैं कि अगर ख़वातीन घर आए और वो आपसे कहें, अदील और गुल मोहम्मद, अगर घर की ख़वातीन आके कहें कि जी क्या किया आपने सारा दिन? कुछ भी नहीं किया, आराम से बैठ बैठ के आ गए, घर आ गए, घर से गए और वापस घर आ गए, तो क्या किया आपने? तो वो बिल्कुल सही कहती हैं, भाई हम तो घर से चले थे वापस घर आ गए, तो हमने तो फिजिक्स के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ। इब्तदाई मकाम से आखिरी मकाम तक कोई हमने काम नहीं किया फिजिक्स के हवाले से। ठीक है जी, तो वो बजा फरमाती हैं जी, तो इस चीज़ का ख्याल किया करें आप लोग भी, ताकि घर में सुकून रहे। तो खैर 400 मीटर रेस में इसी तरह कोल्हू का बैल एक हुआ करता था कि दायरे में आप कोई जिस्म हरकत कर रहे, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसी जगह के ऊपर वो चक्कर लगाता रहेगा, तो क्या होगा, फासला उसका जितना कवर करता रहेगा वो तो उसकी लंबाई, कुल लंबाई जो होगी वो उसका डिस्टेंस होगी, लेकिन डिस्प्लेस कुछ नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई सीमत नहीं होती, वो कभी इधर कभी उधर होता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ना, उसकी सीमत ज़रूर होती है। दोनों समझ में आ गए? ओके जी। हाँ, डिस्प्लेसमेंट की तो एक सीमत है ना, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा जी, अब जो डिस्टेंस है, वक्त के लिहाज से डिस्टेंस में तब्दीली की शरह को हम स्पीड कहते हैं। अच्छा, अब कोई जिस्म किसी भी सिमत में फासला तय करता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, तो जितना टाइम है और जितना उसने फासला तय किया है, उस फासले को टाइम पे तकसीम कर देंगे तो उसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है जी, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है और वक्त का यूनिट सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस ऊपर है और डिवाइड हो रहा है वो वक्त के, तो मीटर पर सेकंड इसकी बनेगी, यूनिट बनेगा स्पीड का। अच्छा, लेकिन यही चीज़ डिस्प्लेसमेंट के हवाले से वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वक्त के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट में या हटाव में तब्दीली की शरह को वेलोसिटी कहते हैं, और चूंकि डिस्प्लेसमेंट किसी सिमत में होता है तो लिहाजा वेलोसिटी भी सिमती मिकदार या वेक्टर क्वांटिटी होगी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, और इसका भी यूनिट वही है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का भी यूनिट मीटर पर सेकंड है, लेकिन वेलोसिटी के ऊपर आप एक एरो लगाते हैं, छोटा सा तीर लगा देते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ताकि पता चले कि एक इसकी कोई एक सिमत होती है। ओके जी,
वो अगला पॉइंट है। अगर वेलोसिटी तब्दील हो रही है, क्योंकि हाँ जी, अगर आप देखें गाड़ी स्टार्ट करते हैं, घर से निकलते हैं गाड़ी पे, या इवन पैदल भी निकलते हैं, तो अगर गाड़ी पे निकलते हैं तो उसकी स्पीड, पहले गाड़ी रुकी हुई है तो उसकी इब्तदाई वेलोसिटी 0। फिर आप गाड़ी निकाल के चलना स्टार्ट करते हैं तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड की, या कुछ भी हो सकती है, 5 मीटर पर सेकंड, 10, या जो भी है। तो पहले वाली वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी को हम कहते हैं वी आई, वो 0, और वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वो अगर 10 मीटर पर सेकंड है, तो इस 0 से 10 होने में कुछ टाइम भी लगा होगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5 सेकंड, ठीक है जी। तो इस दौरान आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो दोनों वेलोसिटीज को माइनस करके टाइम पे तकसीम कर देंगे। वी एफ कितना है, 10 था, वी आई 0 थी, तो 10 में से 0 गया, 10 ही बचेगा, और उसको 5 सेकंड लगे, 5 पे तकसीम कर देंगे तो 2 मीटर पर सेकंड बनेगा, ठीक है जी। क्योंकि जो ऊपर वेलोसिटी है उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम है उसका यूनिट है सेकंड, तो इसलिए इसको हम कहते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। बाकी इसकी कोई टाइप्स इसको देख लीजिएगा अगर ज़रूरत पड़े। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ना वेलोसिटी ना ही एक्सेलरेशन की टाइप्स। हाँ, एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है ना। वेलोसिटी जब जब चेंज होगी, फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी स्टार्ट की, चलाना स्टार्ट की, आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन तो पैदा हो रहा है, और वो पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन आगे चल के आप ब्रेक लगाना शुरू कर देते हैं, तब भी वेलोसिटी तब्दील हो रही है। 100 की स्पीड थी, 80, 50, 60, ठीक है, 40, 30, 10 पे आ जाती है, तो वेलोसिटी फिर भी तब्दील हो रही है, लेकिन अब वेलोसिटी कम हो रही है। जब कम हो रही है तो एक्सेलरेशन जो पैदा हो रहा है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ठीक हो गया? ओके जी। ये कुछ बाकी तो ये आपसे रिलेटेड चीज़ें इतनी नहीं हैं, ये 9th वालों की हैं। ये देख लें कि 9th में अगर आपने अच्छे से पढ़ी होती तो अब ये प्रॉब्लम ना होता। आई थिंक काइनेमेटिक्स में यही कुछ था। जी, काइनेमेटिक्स में यही कुछ था जी। इसके बाद होगा काइनेटिक्स तो या डायनामिक्स, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल। ओके जी, काफ़ी है इतना? और पढ़ा दें? सुबह नहीं पढ़ना? मैं सोच रहा था कि कल डे टाइम में थोड़ा उसको कुछ कर लें, क्या ख्याल है? हाँ जी। जी, अगर आप लोग पढ़ना चाहते, अच्छा अच्छा, नहीं छुट्टी एक ऑलरेडी आप लोगों की हो चुकी है, तो वो छुट्टी इसको आप जब तक देख लें सुबह तक,